हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल यूएई पीस डील यानी कि अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट क्या है, इसका बैकग्राउंड यानी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, वेस्ट बैंक कहाँ पे है और इसका इम्पैक्ट इजराइल, यूएई, यूएस, इंडिया और बाकी पूरे वेस्ट एशिया में क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अग्रीमेंट क्या है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई अग्री हो गए हैं टू एस्टैब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, यानी कि दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश होगी। साथ ही साथ यूएई जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा और इजराइल जो है अपने वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान को जो है वो स्थगित कर देगा। तो ये पूरा का पूरा डील है जिसको कहा गया है अब्राहम अकॉर्ड। अब इसका नाम अब्राहम क्यों रखा गया है? तो देखिए, दो तरह के फेथ्स होते हैं, एक तो इंडिक फेथ एंड एक अब्राहमिक फेथ। अब्राहमिक में जो अब्राहम होते हैं इनको कहा जाता है फादर ऑफ 3 ग्रेट फेथ्स, यानी कि अब्राहम इन क्रिश्चियन, इब्राहिम इन इस्लाम एंड इब्राहिम इन जूज। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो अब्राहम अकॉर्ड्स रखा गया है। वैसे भी जेरूसलम इज लैंड ऑफ 3 फेथ्स, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। और इस डील का वन ऑफ द रीज़न ये है कि ये जो है वो फिलिस्तीनियन काउज से इशू को ट्रांसफ़र कर देता है ईरान में। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हाउ ईरान हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन होल दिस अग्रीमेंट। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, यूएई जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1971। ठीक है, ये वन ऑफ द सेक्डम्स है 7 सेक्डम्स है अरेबियन पेनिनसुला में, उसमें से एक यूएई। ये जो है वो हमेशा से फ़िलिस्तीनियन काउज को सपोर्ट करता है और ये एक तरह से अनफॉलोड अनरिटन रूल रह गया है कि जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड्स के जो भी लीडर्स हैं या कंट्रीज़ है वो इजराइल को रिकग्निशन नहीं देती। इवन कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ भी इजराइल को रिकग्निशन नहीं देती। तो इसी पॉलिसी को जो है वो यूएई भी फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे ये हो गया है कि इन द रिसेंट ईयर्स फ़िलिस्तीनियन जो है वो कैशिंग काउ रहने गई अरब नेशंस के लिए। अब फ़िलिस्तीन से ज़्यादा बड़ा मुद्दा ईरान हो गया है बिकॉज ऑफ ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्ला हो या फिर हाउदी रिबल्स यमन में हो या फिर हमास गाज़ा पट्टी में हो, ये ज़्यादा मुद्दा है इन लोगों के लिए बजाय फ़िलिस्तीन के। तो इसलिए ये एक शिफ्ट देखने को मिला है। एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है वो ये कि इस अग्रीमेंट के साथ ही साथ यूएई जो है वो 3rd अरब नेशन बन जाएगा जिसके डिप्लोमेटिक टाइज हो गए इजराइल के साथ। इजिप्ट पहला ऐसा कंट्री था इन द ईयर 1979 जिसके डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए थे इजराइल के साथ। सेकेंड जॉर्डन है जिसने 1994 में जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया था और दोनों कंट्रीज़ के बीच में टाइज जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए थे। तो इस डील का जो पहला पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वेस्ट बैंक का जो एनेक्सेशन है उसको हॉल्ट कर दिया जाएगा। वेस्ट बैंक क्या है इसको हम अपने आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। और जो जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी की गई है बाय यूएसए, यूएई एंड इजराइल, उसमें कहा गया है कि इन द कमिंग डेज एक डेलीगेशन मीट करेगी और डील साइन होंगे फ्रॉम डायरेक्ट ट्राइड, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन। और साथ ही दोनों कंट्री पार्टनरशिप करेगी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कि वैक्सीन फॉर्मेशन में। अब हम समझ लेते हैं कि ये वेस्ट बैंक क्या है। तो देखिए, वेस्ट बैंक जो है वो वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर है। सी दिस मैप, ये यहाँ पे बहती है जॉर्डन रिवर। तो ये जॉर्डन रिवर का वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, इस पूरे के पूरे एरिया को, क्योंकि ये वेस्ट में है। इसके ईस्ट में है जॉर्डन, इसके नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में है इजराइल। ये क्या हुआ था ना कि एक वॉर हुआ था इन द ईयर 1948, इसको कहते हैं अरब इजरायली वॉर। इसमें ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो जॉर्डन के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया था। फिर एक और वॉर हुआ था इन द ईयर 1967 जिसको कहते हैं 6 डे वॉर। इसमें मोश डेया ने बहुत ही हीरोइक एक्ट किया था। आपके पास अगर टाइम हो तो प्लीज़ रीड अबाउट दिस वॉर। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये जो है वो 1967 के वॉर में इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया, तब से इजराइल के ही ऑक्यूपेशन में है। फिर 1993 में जो है ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था, किनके बीच? प्राइम मिनिस्टर रॉबिन जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे और पीएलओ जो है यानी कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेड यासिर अराफात के बीच में। उसके अंतर्गत फ़िलिस्तीन की जो अथॉरिटीज़ है उसको थोड़ी सी ऑटोनमी दी गई थी इन द वेस्ट बैंक। कमिंग बैक टू दिस मैप, इस मैप को देखिए, यहाँ पे जितने भी लाइट कलर्स हैं ये सारे के सारे वही हैं एरिया जहाँ पे फ़िलिस्तीन को ऑटोनमी दी गई है और इनका जो कैपिटल है वो है रमल्ला, ये एरिया।
और ये जो आपको लाइट ब्लू में जो जगह दिख रही है वो इजरायली सेटलमेंट्स की है। इजरायली सेटलमेंट्स किया कि इसराइल के जो लोग हैं वो इस वेस्ट बैंक एरिया में जाके बस जाते हैं। इसको इलीगल ऑक्यूपेशन कहा जाता है बाय यूएन, बट इसराइल इसको इलीगल नहीं कहता, इसको कहता है कि हम इसको एनेक्स कर लेंगे। अब जो रिसेंट जो इलेक्शंस हुए थे इसराइल में, उसमें जो इनके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका एक इलेक्टोरल प्रॉमिस था कि अगर वो सत्ता में वापस आते हैं तो वो वेस्ट एशिया को एनेक्स करेंगे, इस एरिया को, इसको इसराइल का पार्ट बना देंगे। तो अभी का जो अग्रीमेंट हुआ है वो यही कहता है कि इसराइल ऐसा नहीं करेगा, इसको टेम्पररी बेसिस पे इसको हॉल्ट यानी इसको रोक देगा, और बदले में डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश होंगे, इसराइल को रिकग्निशन मिलेगी। तो ये था ओवरऑल वेस्ट बैंक। अब हम समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखिए, एक लव अफेयर था जो काफ़ी दिनों से चल रहा था पूरे दुनिया से छुप के। उसके बाद यूएसए आया, ही प्लेड द रोल ऑफ क्यूपिड, और उसने दोनों की शादी करा दी, जिससे इसको एक रिकग्निशन, एक मान्यता मिली। तो यहाँ पे क्या हुआ, लव अफेयर चल रहा था बिटवीन इसराइल एंड यूएई आया एज अ मैच मेकर और इन्होंने इनको कपल बना दिया। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के लिए ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल विन है, क्योंकि इनके 3 प्रेसिडेंट इस तरह के अटैम्प्ट ट्राई कर चुके हैं एक पीस डील स्ट्राइक करने के लिए। सबसे पहले क्लिंटन ने किया था इन द ईयर 1993, मैंने कहा आपको ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था, बट वो अकॉर्ड जो है वो फेल हो गया था। इसके लिए ऑल द नोबेल प्राइज़ भी मिल गया था रोबिन, जो पीएम थे ऑफ इसराइल, रोबिन एंड यासिर अराफात को, बट ये फेल कर गया था। उसके बाद बुश ने ट्राई किया था इन द ईयर 2003, वो भी कुछ खास नहीं हुआ। देन बराक ओबामा ने भी ट्राई किया था, बट उनके तो पर्सनल डिफरेंसेस ही थे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, तो उनका भी कुछ नहीं हुआ। जब ट्रम्प सत्ता में आए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था डील ऑफ द सेंचुरी, एंड ही फाइनली डिलीवर्ड। ये जो है इनको आप देखिए, इनका नाम है जेरेड कुशनर। ये डोनाल्ड ट्रम्प के सन इन लॉ है और इनके एडवाइज़र भी हैं, मेन एडवाइज़र, और यही इनकी वेस्ट एशिया पॉलिसी को देखते हैं, और पूरा का पूरा जो डील का जो इंचार्ज है वो यही थे। एज ए इंडियन ही इज़ इवांका ट्रम्प्स हस्बैंड, इफ़ यू डोंट रिमेंबर हिम। तो जेरेड कुशनर बहुत ही लो की रहते हैं, बट ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन ट्रम्प्स कैबिनेट। तो इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ एक और चीज़, दैट ही हिमसेल्फ इज़ अ प्रैक्टिसिंग ऑर्थोडॉक्स जू। तो जिस वजह से ये डील जो है एक्चुअल में रियलिटी हुई है, और यही एक वन ऑफ द रीजंस ये भी है, जब से ट्रम्प सत्ता में आए उन्होंने इसराइल के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो एम्बेसी जो है वो तेल अवीव से जेरूसलम ले जाना हो, या फिर गोलन हाइट्स को रिकग्निशन देना हो। तो इसराइल के लिए ट्रम्प ने काफ़ी कुछ किया है, मेनली बिकॉज उनका जो डोमेस्टिक जो वोट बैंक है वो जूस है। देखिए, अगर आपको यूएस इलेक्शन को समझना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, इंडियन डायस्पोरा एंड जूस कम्युनिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ओवरऑल इलेक्शन। तो इसको ही जो जूस होते हैं वो देखे जाते हैं कि ट्रेडिशनली जो है वो रिपब्लिकन को वोट देते हैं, और जो इंडियन डायस्पोरा है वो ट्रेडिशनली देखी जाती है कि डेमोक्रेटिक्स को वोट देती है। पर ये कोई ऐसा रिटेन लॉ नहीं है कि ऐसा ही होगा, वो बदलते रहता है। तो हर कोई जो है अपना वोट बैंक को जो है वो सॉलिडिफाई करना चाहता है, तो इस डील के थ्रू ट्रम्प ने यही करने की कोशिश की है। तो एक तो यूएस के लिए है कि उनका जो एक है कि वी आर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, हम शांति स्थापित करते हैं, एंड वी आर फॉर डेमोक्रेसी काइंड ऑफ थिंग, तो उनका एक इमेज जो है वो बूस्ट होता है फॉर यूएसए। देन ट्रम्प के लिए एक पर्सनल गेन है, क्योंकि बहुत दिनों से वो चाह रहे थे कि उनको एक फॉरेन पॉलिसी विन मिले। अफगानिस्तान में उन्होंने जो फोर्सेज है उसको विड्रॉ किया, सीरिया में उन्होंने विड्रॉ किया, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी से ही देखने को शुरू हो गए हैं। तो उसको हम विन नहीं कह सकते, क्योंकि सीरिया में उन्होंने विड्रॉ किया और वापस से आईएसआई जो है वो अपने जो टेरिटरी है उसको वो क्लेम कर रहा है, जैसे कि मोज़ाम्बिक को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो वो बहुत टाइम से चाह रहे थे कि उनको एक फॉरेन पॉलिसी जो है वो विन मिले, और ये डील उनको वही प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपको मालूम है यूएस में इलेक्शंस होने नवंबर में, और अभी जो है यूएस का पूरा ध्यान है, और डेमोक्रेटिक के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है कमला हैरिस, बिकॉज ऑफ उनका इंडियन जमैकन ओरिजिन है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा उन पर ध्यान है। उनको लगता है कि वो जो वोट्स हैं इंडियन कम्युनिटीज़ के वो अपने फेवर में कर लेंगी। तो ट्रम्प ने इस डील से पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया, कि अब वो टॉपिक ही नहीं रहा, अब पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो ये हो गया है, जूस। तो ये इनके लिए डोमेस्टिकली बहुत ही बड़ा बून है। साथ ही साथ इस डील से आशा तो यही की जा रही है कि वेस्ट एशिया में जो है वो शांति स्थापित होगी। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि पीस जो है वो सिग्नेचर से या फिर हैंडशेक से स्थापित नहीं होती, उसके लिए टाइम लगता है। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। अब हम बात करते हैं कि इसराइल पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, ट्रम्प से ज़्यादा बून और ट्रम्प से ज़्यादा बड़ा विन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के लिए है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रम्प को अपने वोटर्स को प्लीज़ करना होता तो वो एनेक्सेशन प्लान ऑफ जो वेस्ट बैंक है उसको ही सपोर्ट करते, तो भी उनको अच्छा खासा वोट मिल जाता। ठीक है, तो
वो इस प्लान को उन्होंने इसलिए अग्री किया क्योंकि उनका रिलेशनशिप यूएई के साथ भी अच्छा है। यूएई उनसे बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है, तो वो उनके लिए सेकेंड बेस्ट डील है। बट फॉर द प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये उनके लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री है। क्यों? पहला रीज़न, ये काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हमें जो है फ़िलिस्तीनियन के साथ शांति स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है, बेटर होगा कि हम अरब वर्ल्ड्स के साथ करें। इस पॉइंट को वैलिडेट होता है। ये काफ़ी टाइम से ये भी कह रहे थे कि इसराइल के अच्छे खासे रिलेशनशिप है अरब वर्ल्ड्स, ऑल्दो वो पब्लिकली रिकग्नाइज नहीं करते इनको, बट रिलेशन अच्छे हैं, तो ये डील इसको भी जो है जस्टिफाई करता है। सेकेंड थिंग कि आपको मालूम है अभी इसराइल में इलेक्शंस हुए हैं और इसराइल में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि इन पे बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो सिटीजन्स है वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश है जो कोविड-19 को लेके जो इनका रिस्पांस रहा है उसको, और इसलिए इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप हुई है। और अभी सर्वे हुआ था तो उसमें ओनली 4% ऑफ इजरायली थिंक कि एनेक्सेशन प्लान जो है वो उनके लिए रेलेवेंट है। उन सबको लगता है कि इकॉनमी पे ध्यान देनी चाहिए, कोविड-19 पे ध्यान देनी चाहिए। तो इस डील से जो है इनको बहुत ही स्मार्टली एनेक्सेशन प्लान से एक वे आउट मिल जाता है। मतलब इनको ज़रूरी नहीं है कि उसको अभी ये इस्टेब्लिश करे, इनका इलेक्टोरल प्रॉमिस है, बट इनको एक अच्छा खासा वे आउट मिल गया है। तो अगली बार जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो ये इलेक्शन में फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जाएंगे। तो इनको ये डील क्या देता है? पॉलिटिकल रेलेवेंस, एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट दिखाने के लिए, और ओवरऑल इसराइल के लिए तो हिस्टोरिक है ही क्योंकि उनको एक रीजनल एक्सेप्टेंस मिलेगा। बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं इन द गल्फ रीजन जो इनको रिकग्नाइज करती है, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ी बात है। और एक और चीज़ जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है, दैट इट इज़ समथिंग लाइक ही वांट टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू। मतलब अरब वर्ल्ड्स के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे हो गए हैं, वेस्ट बैंक पे जो सोवरेनिटी है वो भी इनको नहीं खोनी पड़ी, इलेक्टोरल प्रॉमिस जो था एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक वो भी रह गया, और डील में इसको ड्रॉप भी नहीं करना पड़ा, बस टेम्पररी इसको हॉल्ट करना पड़ा। तो ओवरऑल इज़ अ वेरी बिग विन विन सिचुएशन फॉर इजराइल एंड पर्सनल विन फॉर बेंजामिन नेतन्याहू। अब हम बात करते हैं फ़िलिस्तीन के बारे में। तो देखिए एज ऑब्वियस इट इज़ वेरी नो प्राइस हो गया सी कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये एक धोखा है फ़िलिस्तीनियन काउज़ के साथ, क्योंकि ये हमेशा से कहते आए हैं कि जितने भी अरब वर्ल्ड्स हैं उसको इजराइल को कंसीडर या फिर रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। पर जैसा कि मैं आपको पहले ही कहा इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो कि फ़िलिस्तीनियन काउज़ अब एक जो रहता है ना कि आपको फ़ायदा दे, अब वो रहा नहीं। अब जो है जो बाइंडिंग फोर्स है इन द मिडिल ईस्ट वो ईरान है। कंट्रीज़ विच आर लाइक माइंडेड जो ईरान को सपोर्ट करती है वो इनके साथ है, और जो इसको अपोज करती है वो अलग से एक ब्लॉक बना रही है। ठीक है, तो इस वजह से फ़िलिस्तीनियन काउज़ को एक झटका लगा है। तो ऑब्वियसली इनका जो बयान आया है वो भी इसी तरह का है। फ़िलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि ये डील उनके साथ एक धोखा है। साथ ही साथ इसराइल और फ़िलिस्तीन की जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको भी एक सेटबैक लगा है, और जो वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है वो फ़िलिस्तीन से हट के किसकी तरफ जा रही है? ईरान की तरफ। अब हम बात करते हैं यूएई के बारे में। तो देखिए यूएई और मिडिल ईस्ट में ना अभी एक कंपटीशन चल रहा है कि हम प्रोग्रेसिव तो हम लिबरल काइंड ऑफ थिंग, कि ऑल्दो वी आर अ ऑटोक्रेटिक रूलर पर हम बहुत ही मतलब हम बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया के हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं अपनी इमेज सुधारने के लिए, जैसे कि महिलाओं को ड्राइविंग राइट्स देने हो या फिर वो अकेले ट्रैवल कर सकती है काइंड ऑफ थिंग। उसी तरह से यूएई भी इसी तरह की रेस में है और उन्होंने ये रेस जीत ली बाय दिस डील। सेकेंड थिंग कि इनको क्रेडिट मिलेगा कि जो एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक है इसको इन्होंने रोक दिया, तो एक तरह से देखा जाए तो यूएई के लिए भी अच्छा है। और थर्ड, ईरान से लड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा ईरान जो है एक बाइंडिंग फोर्स है इस डील के लिए। ईरान क्यों, कौन सा देश है? शिया देश है। ये लोग क्या है? सुन्नी देश है। इनके बीच में हमेशा एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो अब अरब जूस से ज़्यादा शिया और सुन्नी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रोमिनेंस दिया जाने लगा है। तो इस पूरे के पूरे डील में सऊदी अरेबिया कहाँ है? क्योंकि हमें तो पता है कि यूएई की फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरेबिया के अप्रूवल के बिना चलती नहीं है। तो अगर हम यूएस की बात माने तो सऊदी की इसमें सहमति है, और सऊदी अरेबिया की भी जो रिलेशनशिप है इसराइल के साथ वो अंडर द टेबल चल रही है। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि ओमान और बहरीन की भी। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जब बाकी सारी कंट्रीज़ भी ओपनली इसराइल को रिकग्नाइज करने लगेंगी। इसमें एक थर्ड प्लेयर की एंट्री हुई है विच इज़ टर्की। इन्होंने कहा यूएई को थ्रेटन किया है कि वो उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो कट कर लेंगे। तो वो कहते हैं ना, इफ़ आईनी कुड डाई 1000 डेथ्स, वही वाली बात हो गई। इफ़ हिपोक्रेसी कुड हैव अ फेस, मतलब इनके खुद के रिलेशंस इसराइल के साथ फ्रॉम द ईयर 1949 है, और ये यूएई को कह रहे हैं कि भैया हम तो रखेंगे रिलेशन लेकिन तुम इसके साथ रिलेशन मत रखो। खैर ये जो टॉपिक है टर्की का, इसको थ्रेटन करना, इसके पीछे रीज़न कुछ और है। उनको मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है। ओआईसी में 2 फैक्शंस बट रहे हैं। ये हमारे किसी अगले वीडियो का टॉपिक हो सकता है।
मूविंग फॉरवर्ड हम ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। मैं कब से कह रही हूँ आपको, इट्स अ बाइंडिंग फोर्स, बिग फैक्टर इन दिस डील, ओवरऑल डील। तो ईरान से ज़्यादा अब फ़िलिस्तीन से ज़्यादा अब ईरान जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है वेस्ट एशिया में। सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है अब इसको ही ध्यान में रख के बन रही है। तो होता क्या है ना कि अगर आपको वेस्ट एशिया को समझना है तो आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि यहाँ पे दो फैक्टर है। एक तो अरब वर्सेस जूस, यानी कि अरब कंट्रीज़ एंड इज़राइल, और दूसरा है सिया वर्सेस सुन्नी। सिया कंट्री जैसे कि ईरान और सुन्नी कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी जो भी है सीफडम्स सारी की सारी। तो इनके बीच में जो है वो हमेशा ही चलते रहता है फाइट। तो यहाँ पे यही है कि हमेशा से ईरान जो है वो इज़राइल को कहता है कि तुम्हारा नामो निशाना मिटा देंगे, वी विल वाइप यू आउट ऑफ द मैप काइंड ऑफ थिंग। तो इज़राइल का जो है वो ईरान के ऊपर काफ़ी ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, इनका बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। तो इज़राइल का जो इंटेलिजेंस है उसका फ़ायदा उठाते हैं ये कंट्रीज़। अभी तक तो अंडर द टेबल ये सारी चीज़ें होती थी, अब जो है इसको ओपनली रिकग्नाइज़ किया है। तो चाणक्य नीति है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सेम थिंग, ये है हमारा कॉमन दुश्मन। तो ये भी आपस में दुश्मन थे पर दोस्त बन गए जस्ट टू टैकल हिम। इसीलिए जो है ईरान के लिए बहुत ही बुरा है, और ईरान ने कहा भी है कि ये एक ह्यूज मिस्टेक है, ये एक डेंजरस डील है। वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान। पूरी दुनिया की बात करने के बाद हम आते हैं अपने घर, यानी कि भारत के बारे में बात करते हैं। तो भारत का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये है कि भारत जो है इस पूरे के पूरे डिसीजन को वेलकम करता है। भारत हमेशा से ही पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के हक में रहा है, और भारत का जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है वो इन दोनों दोस्तों के साथ है। तो भारत इस पूरे के पूरे डिसीजन को क्या करता है, वेलकम। साथ ही साथ भारत जो है वो अपना जो ट्रेडिशनल सपोर्ट है फ़िलिस्तीनियन कॉज को वो देता रहेगा, और आशा करता है कि इन द फ्यूचर एक ऐसा डील हो, एक ऐसा निगोशिएशन हो जिसको दोनों स्टेट जो हैं वो एक्सेप्ट करे, यानी कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन। तो इज़राइल, इंडिया जो कि इन देशों से इतना दूर है बट डिप्लोमेटिकली ये बहुत ही क्लोज है, इस पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि इंडिया का जो रिलेशन है वो तीनों देशों के साथ अच्छे हैं, मतलब तीनों देश के साथ हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है फॉर इंडिया। और कुछ अगर हम जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, अगर हम उनकी बात माने तो इंडिया का भी एक इनडायरेक्ट रोल रहा है इस ओवरऑल अग्रीमेंट में। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए चलते हैं 2017 में। उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे ये हुआ था कि जब पूरी की पूरी दुनिया फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रही थी ओपनली, और अंडर द टेबल उनके रिलेशनशिप होते थे इज़राइल, तो इंडिया ने एक डिफरेंट पाथ चुना। इंडिया ने पॉलिसी अपनाई, इसको कहते हैं हम डी हाइफिनेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को ये बताना चाहा कि ज़रूरी नहीं है कि इज़राइल के साथ अगर आप रिलेशन रखेंगे तो आप फ़िलिस्तीन के साथ ख़राब कर लो, और फ़िलिस्तीन के साथ अगर रिलेशन रखना है तो इज़राइल के साथ ख़राब कर लो। हम दोनों को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन डील कर सकते हैं, एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 2017 में वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इज़राइल की विजिट किए, जस्ट मंथ्स बिफोर जब उन्होंने होस्ट किया था फ़िलिस्तीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को। तो एक तरफ तो उन्होंने होस्ट किया है फ़िलिस्तीनी प्रेसिडेंट को, और दूसरी तरफ वो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं इन इज़राइल। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि आप बैलेंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और दोनों कंट्री को आप इंडिपेंडेंटली टैकल कर रहे हैं। उसके बाद एक और उन्होंने मैसेज दिया तब जब यूएन में वोट हो रही थी फॉर रिकग्नाइजिंग जेरूसलम एज इज़राइल कैपिटल, तब इंडिया ने उसके अपोजिट में वोट दिया था। एंड एट द सेम टाइम इंडिया ने इज़राइल को फ़िलिस्तीन को क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि उनके एम्बेसडर जो पाकिस्तान थे उनकी फ़ोटो सामने आई थी विद हाफिज़ सईद। तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया था कि किस तरह से आप बैलेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन इज़राइल एंड फ़िलिस्तीन, बिटवीन इज़राइल एंड अदर गल्फ नेशन। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया की एक एग्जाम्पलरी है। बीइंग द होम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडिया के रिलेशनशिप इज़राइल के साथ भी अच्छे हैं, अरब नेशंस के साथ भी अच्छे हैं, फ़िलिस्तीन के साथ भी अच्छे हैं। तो ये एक तरह से इंस्पायर करता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फ़िलिस्तीनियन क्लॉज को सपोर्ट करते हैं तो आप इज़राइल के साथ रिलेशन ना रखें। तो सो बैक टू माई क्वेश्चन कि ये इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल है। फर्स्ट थिंग, ये ग्लोबल वैलिडेशन यानी कि वैश्विक मान्यता देता है इंडिया की डिप्लोमेसी को कि आप डी हाइफिनेशन की पॉलिसी अपना सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर पीस इस्टेब्लिश होती है इन दिस रीजन तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडियन डायस्पोरा को, जो कि 7 मिलियन के आसपास हैं इस रीजन में। तो पीस होगी तो सबके लिए अच्छा होगा ना। थर्ड थिंग, अगर फ़्लाइट सर्विसेज शुरू होते हैं बिटवीन इज़राइल एंड यूएई तो वो भी बूस्ट का काम करेगी, और जो इंडियन डायस्पोरा है या फिर इंडियन पीपल है उनके लिए भी ये अच्छा होगा। एंड फोर्थ थिंग कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में आप बायलैटरल ट्रेड शुरू होंगे तो इंडिया के लिए एक न्यू एवेन्यू शुरू हो जाएगा। इंडिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती हैं। फाइन।
तो फ्रेंड्स, दिस इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। इसमें अभी बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आएंगे, जैसे कि मैंने आपको टर्की का बताया, बहुत सारे implications होंगे। तो प्लीज़ कीप अपडेटेड योरसेल्फ एंड दिस इज़ इन ऑफ द वीडियो फ्रॉम माई साइड। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कौन सी चीज़ अच्छी लगी या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एट द सेम टाइम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें। और अगर एग्ज़ाम से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं at eshakuntalam.edu@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।